नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 40वें जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगी। लॉकडाउन के बाद ये पहली बैठक। राज्य के वित्त मंत्री कर सकते हैं अपने राज्यों में राजस्व स्थिति की तस्वीर पेश। चीन के साथ सीमा की स्थिति के मसले पर विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्ष स्थिति के यथाशीघ्र शांतिपूर्वक समाधान के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर कर रहे हैं बातचीत। द्विपक्षीय संबंध और अधिक बढ़ाने के लिए सीमा पर शांति जरूरी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के बयान पर भी सख्त प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के राहत पैकेज का आकार पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ा। आईसीएमआर ने कहा, भारत में कोरोना का अभी सामुदायिक स्तर पर संक्रमण नहीं। प्रति 1 लाख की आबादी पर संक्रमण और मृत्यु दर वैश्विक औसत के मुकाबले काफी कम। सेरो सर्वेक्षण के नतीजों से हुआ खुलासा, कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में लॉकडाउन और संक्रमण को काबू करने के लिए उठाए गए कदम रहे सफल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में कोविड-19 से निपटने की स्थितियों की समीक्षा। संक्रमण के मद्देनजर शनिवार और रविवार को भोपाल रहेगा बंद। वहीं कर्नाटक कैबिनेट ने 1 से 7वीं कक्षा के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई पर लगाई रोक। देश में कोविड-19 के ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों से ज्यादा, 1,41,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 49.21%। विश्व भर में कोरोना वायरस से करीब 75 लाख लोग संक्रमित। मरने वालों की संख्या 4,20,000 के पार। अमेरिका में 20 लाख से अधिक कोरोना मामलों की पुष्टि। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40,000 के पार। विकास दुबे केस में पुलिस ने विवेचना के दौरान एक नाम और बढ़ा दिया है। अब बितुल दुबे का नाम भी जोड़ा गया है। आरोप है कि अपने पिता अतुल दुबे की तरह ही बितुल ने भी पुलिस पर 2 जुलाई की रात को गोलियां चलाई थीं। बितुल पर 25,000 रुपये का इनाम है। अतुल दुबे को 3 जुलाई की सुबह एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया था। अतुल के परिवार में पत्नी ज्योति के अलावा बेटा बितुल, नकुल और एक बेटी दीक्षा है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि बितुल दुबे घटना वाली रात को गांव में मौजूद था और उसने भी पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। अतुल दुबे नशे का लती था। इन्हीं हरकतों की वजह से ज्योति परेशान रहती थी। 1.5 साल पहले ज्योति बिना किसी को कुछ बताए घर से चली गई। उसकी बहुत तलाश की गई मगर कुछ पता नहीं चला। हालांकि ग्रामीणों का कहना है वह जहाँ भी है सुरक्षित है। यहाँ रहने पर भी ज्योति ज़्यादातर समय अपने मायके बेरी बागपुर में बिताती थी। उसका बेटा नकुल और बेटी दीक्षा अभी भी ननिहाल में रह रहे हैं। बितुल पढ़ाई में ठीक था। वह माँ और पिता से अलग कल्याणपुर में रह रहा था। वहाँ पर वह अपना खर्चा कोचिंग पढ़ाकर निकालता था। बितुल ने आईटीबीपी में भर्ती के लिए परीक्षा भी दी थी, जिसका परिणाम आना बाकी है। मगर स्थितियाँ तब बदलीं जब बितुल अमर दुबे की शादी में शरीक हुआ। वहाँ पर कुख्यात विकास दुबे की रंगबाजी ने उसे अपराध की दुनिया की तरफ खींच लिया। बितुल का उसके बाद से गांव आना जाना बढ़ गया था और वो अतुल दुबे से विकास के बारे में जानकारी भी लेता रहता था। घटना वाले दिन विकास ने भी बितुल को बुलाया था। न्यायिक आयोग की टीम बिकरू पहुँच चुकी है। विकास दुबे से सटे काशीराम नेवदा गाँव में उस स्थल को भी देखा जहां 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद पुलिस ने अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे को मुठभेड़ के बाद मार गिराया था। न्यायिक आयोग के सदस्यों ने मुठभेड़ स्थल का जायजा लेने के बाद आईजी रेंज मोहित अग्रवाल से कई सवाल दागे। पूछा कि किस तरह दोनों की घेराबंदी की गई, किस तरह से पुलिस ने घेरा बनाया था, किस तरीके से फायरिंग की गई, अपराधियों के छिपे होने की सूचना पुलिस को कैसे मिली। इसी तरह से पूछा कि मुठभेड़ में मारे गए बदमाश किस तरह के हथियार से गोलियां चला रहे थे। तमाम सवालों के बाद टीम पूरे मुठभेड़ स्थल पनकी और सचेड़ी के लिए रवाना हो गई। मथुरा में थाना मगोरा नैनूपट्टी के गांव नगलागढ़ी के 2 व्यक्ति दक्को और दूरिया भैंसों को चराने के लिए गोवर्धन ड्रैग नामक नाले पर ले गए। चरने के बाद भैंस पानी पीने के लिए नाले की तरफ गईं।
तो नाले के पुल के नीचे भरी जलकुंभी में फंस गई और देखते ही देखते 5 भैंस डूबकर मर गईं। घटना की सूचना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई और दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पाकर क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और समझा बुझाकर लोगों को जाम लगाने से रोका। क्षेत्रीय लोगों ने इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। समय रहते इस नाले की सफाई करा दी जाती तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। पूर्व प्रधान नैनू पट्टी शेर सिंह ने बताया कि दोनों परिवार बेहद गरीब हैं और भैंसों का दूध बेचकर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। शासन प्रशासन को इनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए और मृत भैंसों का मुआवजा दोनों परिवारों को मिलना चाहिए। सब पानी पिलाने लाए थे भैंसों को और नाले में जलकुंभी है ज़्यादा, तो उसी में फंस गई। वो रोज आती हैं। तो वो मर गई? हाँ, 5 मर गई। 2 तो आगे मिली हैं और 3 उसी में फंस गई। तो 5 आपकी थी या नहीं? 3 हमारे चाचा की थी, 2 हमारी हैं। अच्छा, तो शासन से क्या चाहते हैं? मदद चाहते हैं साहब, इसलिए। वंदे भारत मिशन का 6वां चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। इस मिशन का 5वां चरण 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि विदेशों में भारतीय दूतावासों की मांग पर एयर इंडिया और प्राइवेट विमान सेवा की उड़ानों के कार्यक्रम को नए सिरे से निर्धारित किया जा रहा है। अगले चरण में विभिन्न देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त तक वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे 12 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के 4थे चरण के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दे दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि नए मार्गों में पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि इन मार्गों के लिए 29 चालू, 8 बंद पड़े और 2 बहुत कम इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया जाएगा। उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के तहत अब तक कुल 766 मार्गों को मंजूरी दी जा चुकी है। नागर विमानन मंत्रालय ने योजना की शुरुआत से अब तक 274 उड़ान मार्गों का परिचालन किया है, जिससे 45 हवाई अड्डे और 3 हेलीपोर्ट जुड़े हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले मानो बुलेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 77,266 नए केस सामने आए हैं। ये अभी तक का सबसे बड़ा उछाल है। इससे पहले एक दिन में इतने कोरोना वायरस के केस कभी नहीं आए। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 1057 मरीजों की इस महामारी की वजह से जान जा चुकी है। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 33,87,501 हो गई है। इनमें से 7,42,023 मामले एक्टिव हैं, जबकि कोरोना वायरस की वजह से 61,529 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि 25,83,948 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के बाद 76.27% तक पहुंचा है और पॉजिटिविटी रेट 8.57% है। वहीं 26 अगस्त को 9,01,338 कोरोना वायरस के सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं और अभी तक कुल 3,49,77,848 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। अब बताते हैं कि किन राज्यों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। वैसे तो अभी भी सबसे ज्यादा केसेस के मामलों में महाराष्ट्र ही टॉप पर है, लेकिन गौर करें तो देश में दक्षिणी राज्यों में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जिनमें तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है। वहीं यूपी में भी कोविड-19 के मामलों ने रफ्तार पकड़ी है और जहां राजधानी दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि मामला कंट्रोल में आ ही रहा है कि तभी मामलों में फिर से बढ़ोतरी दिखाई देने लगी। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के अगस्त महीने के एक दिन के सबसे ज्यादा केस यानी 1840 मामले गुरुवार को ही सामने आए हैं। इसके साथ ही शहर में कुल मामले बढ़कर 1,67,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। बहरहाल देश भर में बढ़ते इन मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही कोविड-19 की वैक्सीन पर भी काम जोरों पर चल रहा है। प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर लोगों को न्याय दिलाने का वादा तो करती नजर आ रही है, लेकिन एक पीड़ित परिवार दबंगों के चंगुल से खुद को बचाने के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। यह पूरा मामला मैनपुरी के किसनी तहसील के मोहकमपुर गांव का है। ब्रह्मानंद और अश्विनी कुमार को वर्ष 1976 में 31 डेसिमल जमीन का पट्टा दिया गया था।
पीड़ित परिवार का कहना है कि वह उसी समय से जमीन पर खेती करता आ रहा है। जिला पंचायत सदस्य हरेंद्र यादव और उसके भाई दुष्यंत यादव की बुरी नज़र जमीन पर पड़ गई। आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से रामनरेश कठेरिया से कन्नौज के कालिका प्रसाद जाटव के नाम बेनामा करा दिया। आरोप है कि उसके बाद गुंडों को साथ लेकर असलाहों के बल पर खेत में खड़ी फसल को नष्ट करके जमीन पर कब्जा कर लिया। अब बताओ। जी सर, हमारी ज़मीन पे 22 डेसिमल ब्रह्मानंद के नाम और 9 डेसिमल अश्विनी कुमार के नाम सना राम बख्शी, दोनों ही भाई हैं। उस ज़मीन पे हरेंद्र सिंह और दुष्यंत सिंह ने कब्जा कर लिया। ये हरेंद्र सिंह जिला पंचायत सदस्य है। ये 150 बीघा ज़मीन के मतलब रखते हैं। 4 कॉलेज उनके चलते हैं जी, 1 भट्टा चलता है जी। और ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इन्होंने ज़बरदस्ती 2019 में बंदूकें दिखा के बार राइफलें ला के इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। फिर 2020 में इन्होंने हमारी ज़मीन पर 21/2/2020 को तारीख को JCB चला के इन्होंने सरिये से पिलर गाड़ दिए। अच्छा, इस मामले में आपने कहाँ शिकायत की और क्या क्या आश्वासन मिला आपको? हमने साहब लखनऊ भी शिकायत की है। किससे? मौर्य साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, उप मुख्यमंत्री साहब से जी, और अग्निहोत्री साहब से। हाँ। क्या आश्वासन मिला अभी तक? अभी तक कार्रवाई हो जाए। कितने दिनों से भाग रहे हो? हम साहब 2 साल हो गए लगभग। अब तो 5-6 महीने में तो हमने हक अदा कर दिया। सब भागते ही हैं, हमारे पास पैसे खत्म हो गए। अभी तक न्याय नहीं मिला? अभी तक हमें न्याय नहीं। तो अब क्या चाहते हैं? जिलाधिकारी को ज्ञापन देते? हम साहब अगर जिला अधिकारी हमें न्याय दिला सकें तो दिला दें। हाँ। नहीं तो हम मरने के लिए नहीं तो हम मरना चाहते हैं, क्योंकि हमें न्याय तो मिल नहीं सकता है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने प्रभावी कार्रवाई के आदेश अधिकारियों को दिए थे, लेकिन वह भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला सके। परेशान हो चुके परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। पीड़ित ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर पत्र DM के माध्यम से भेजा है। DM महेंद्र बहादुर सिंह से मीडिया ने बात करनी चाहिए तो वह बिना बात किए ही ऑफिस से निकलकर बाहर चले गए। हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है। किसने किया है? चतुरीपुर के जो हैं हरेंद्र और दुष्यंत, दोनों भाई, उन्होंने कब्जा कर लिया। RC के पाई लगाए रखे हैं। और हम आते हैं यहाँ कोई अधिकारी से मिलने तो वे हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं। कितने बीघा जमीन है और कितने दिन पहले जब कब्जा किया है? 31 बीघे है हमारी जमीन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 41वीं बैठक में राज्यों के राजस्व में होने वाली कमी की भरपाई के लिए दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर चर्चा हुई। केंद्र ने GST राजस्व कमी की भरपाई के लिए राज्यों के सामने 2 विकल्प रखे। इन विकल्पों के तहत केंद्र सरकार राज्यों को भारतीय रिजर्व बैंक से आसान शर्तों पर कर्ज लेने में सहायता देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने GST कलेक्शन पर काफी बुरा असर डाला है। बैठक में GST के मुआवजे पर मंथन हुआ और इसके बाद वित्त मंत्री ने राज्यों को 2 विकल्प दिए हैं। This year it's already 2 bi-monthlies are delayed, but as soon as this arrangement is agreed upon by the council, we can proceed fast and clear these dues and also take care of the rest of this financial year. We have very clearly said we want this to be only for this year, and early April 2021 the council should again look at this situation and then take a call for the 5th year in the transition 5 years. So this will be sent to the states will look at it, and then after 7 full working days they'll come back to us. केंद्र सरकार GST मुआवजे के तौर पर राज्यों को वित्त वर्ष 2019-20 में 1.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक जारी कर चुकी है। राज्यों ने विकल्प पर विचार करने के लिए 7 कार्यकारी दिन की मांग की है। एक बार किसी भी विकल्प को लेकर केंद्र और राज्य के बीच सहमति बन जाती है तो इस दिशा में तेजी से काम हो पाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले फरीदाबाद सेक्टर 21 से स्थित पुलिस आयुक्त आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह और बहन रानी से मुलाकात की।
उन्होंने पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि सुशांत प्रकरण की जांच अब सीबीआई कर रही है। निश्चित रूप से सुशांत की मौत का राज अब उजागर हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री सुबह करीब 11 बजे पुलिस आयुक्त आवास पर पहुंचे थे। करीब 1.5 घंटे तक वह सुशांत के परिजनों के साथ रहे और उनसे मामले की जानकारी ली। पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सेक्टर 12 स्थित कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई जाकर ऊंचाई हासिल की थी। भविष्य में वो और आगे जाते। ऐसा कोई अभिनेता आत्महत्या नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है, ऐसा उनका मानना है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि सुशांत सिंह के पिता और बहन ने सीबीआई जांच से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि सुशांत बहुत अच्छे कलाकार थे और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत अधिक थी। वह हंसमुख प्रवृत्ति के थे और बहुत ही कम समय में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ऊंचाइयां हासिल की थी। अठावले ने कहा कि मुंबई पुलिस शायद राज्य सरकार के दबाव में थी, इसलिए सही से जांच नहीं कर रही थी। यही वजह रही कि सुशांत की मौत के 2 माह बाद भी मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, इसलिए परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस आयुक्त ओपी सिंह उनके पारिवारिक मित्र हैं और उसी नाते वे उनके परिवार से मिलने आए हैं। बता दें कि पुलिस आयुक्त ओपी सिंह सुशांत राजपूत के जीजा और बहन रानी के पति हैं। इससे पहले बल्लभगढ़ में विकास कार्यों का शुभारंभ करने आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पुलिस आयुक्त के निवास पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने भी सुशांत के पिता को न्याय मिलने का भरोसा दिया था। इटावा में 40 दिन से लापता एक व्यक्ति के शव का कंकाल खेत से बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि महिपाल नाम का एक व्यक्ति बर्तना क्षेत्र के ग्राम सरैया का रहने वाला है, जो कि 40 दिन से लापता था, जिसकी रिपोर्ट परिजनों के द्वारा 19 जुलाई को थाने में दर्ज कराई गई थी। जब से ही पुलिस और परिजन महिपाल की तलाश कर रहे थे। वहीं परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट में 4 लोगों के नाम दर्शाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने चारों से गंभीरता से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि महिपाल की हत्या करके उसके शव को एक खेत के किनारे गड्ढे में दफना दिया। पुलिस ने गड्ढे से महिपाल के शव को बरामद कर लिया। इस मामले में क्षेत्राधिकारी चंद्रपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महिपाल के साथ एक महिला का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से महिला के परिजनों ने महिला के साथ मिलकर महिपाल को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। उसके परिवारजनों ने काफ़ी उसकी खोजबीन की, लेकिन जब वो नहीं मिला तो फिर वो 19 तारीख यानी कि 19 जुलाई को थाने पर आकर के उन्होंने उसकी गुमशुदगी लिखवा दी थी। गुमशुदगी लिखाने के बाद में पुलिस ने भी काफ़ी दिन तक 3-4 दिन उसकी बहुत गहनता से छानबीन की, बहुत ज़्यादा पता उसका किया, सुरागरसी पता रसी भी की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। तो फिर 22 जुलाई को जो गुमशुदगी लिखी गई थी हमारी 19 तारीख में, उसी को 364 आईपीसी के मुकदमे में परिवर्तित कर दिया गया और फिर सुरागरसी और पता रसी की गई। तो फिर संदेह के आधार पर रविंदर उर्फ दुन्ना, सतीश उर्फ छोटे, संजीव उर्फ संजू और मालती उर्फ मालाश्री को संदेह के आधार पर उठाया गया और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और उन्होंने कहा कि महिपाल को हमने 10 जुलाई को ही मार करके, और वीरेंद्र का खेत है वहाँ पे, तो वीरेंद्र के खेत के पास में एक नाला बह रहा है, उसी के किनारे गाड़ दिया। उसके बाद में उन्हीं की निशानदेही पे वहाँ जाकर के गड्ढे को खोदा गया वहाँ पर, तो मृतक का जो कंकाल है वो वहाँ पे मिला। उसके परिजनों को हम वहाँ पर लेकर के गए तो परिजनों ने उसके कपड़ों से उसकी जो मृतक था उसकी पहचान की कि ये महिपाल सिंह है। बाद में जब और पूछताछ की गई तो ये मामला प्रेम प्रसंग का निकल करके आया। पूछताछ हमने कड़ाई से जब की है, हालांकि जो अभियुक्त हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उन्होंने ये पहली बार ही ऐसा कार्य किया है, लेकिन
मामला प्रेम प्रसंग का था। जो माला श्री है उसके जो महिपाल था स्वर्गीय इस समय है, तो उसके साथ अवैध संबंध थे। और इसी प्रकार से जो दूसरा व्यक्ति हमने पकड़ा है रविंद्र धुन्ना, उसके साथ भी उसके इसी तरीके के प्रेम प्रसंग थे। तो और एक बार पहले भी महिपाल उसके घर में कूद चुका था, जो निश्चित तौर पर उसके परिवारजनों को बहुत अच्छा नहीं लगा था। तो उसके परिवारजनों ने ही मिल करके और ये महिपाल की हत्या करके वहाँ पे दबा दिया था। आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, इस घटना में अंजाम देने वाले कोई औजार या किसी प्रकार के हथियार बरामद हुए? नहीं, चूंकि हथियार से उसका कोई लेना देना था नहीं, चूंकि गला दबा करके उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने उसको गला दबा करके मारा था। तो गला दबाए जाने में बहुत ज़्यादा किसी हथियार की आवश्यकता नहीं। शराब पिलाने के बाद में किसी का गला दबा दोगे तो हथियार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो इन्होंने जो कबूल किया है उसमें गला दबा करके मारने के लिए इन्होंने इस बात को कहा है। डेड बॉडी को निकाल करके और पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद में पीएम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट परिसर में खड़ी बस में अचानक आग लग गई। बस में लगी आग को देखकर हड़कंप मच गया। कर्मचारियों और एयरपोर्ट पर तैनात जवान मौके पर पहुंचे। दमकल की कई गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि उस समय बस में कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ ड्राइवर था जो आग लगते ही बस से निकलकर बाहर चला गया। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर होने वाली घटना करीब 9 बजे की है। उस समय यात्रियों को ले जाने के लिए टैक्सी बे पर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी की बस तैयार थी। इन बसों का काम यात्रियों को टैक्सी बे से लेकर टर्मिनल तक छोड़ना होता है। घटना से पहले ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया, जिसके बाद अचानक आग लगनी शुरू हो गई। आग लगने के बाद तेज धुआं निकलता देख पास में खड़ी दमकल की गाड़ियां हरकत में आ गईं और एक बड़ा हादसा होने से टल गया।